अगर आपके कोई प्रश्न है, आपका कोई क्वेरी है, या फिर आप मेरे साथ में किसी लेक्चर में 101 जुड़ना चाहते हैं, तब आप एक मेल आईडी ज़रूर नोट करें, understandbusinesswithme@gmail.com। इस मेल आईडी पे आप अपने नाम, नंबर और अपने क्वेरी को मेंशन करके मुझे भेजें और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आप तक कुछ समय में ही पहुंच पाऊं। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हु इज मैनेजर। कई बार आपने फैमिली में सुना होगा, दोस्तों के बीच सुना होगा, यार रवि तो मैनेजर बन गया है, प्रशांत तो यार 3 साल में सीनियर मैनेजर बन चुका है। और आपके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता होगा कि भैया ये मैनेजर है कौन, आखिर इसका रोल क्या होता है, ये क्या टास्क परफॉर्म करता है और इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो मैनेजर बना हुआ है। इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखें इस वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन खास बात यह है कि अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे तब आप बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के हार्ट यानी मैनेजमेंट को भी समझ पाएंगे, बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आप अपने सामने में देख लीजिए। एक इंसान जो अलग अलग कॉपीज को पकड़ करके टेबल पे बैठा हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजर। यही वो इंसान है जो मैनेजर है। सो मैनेजर is a person who manages the work of an organization and tell the people what to do and how to do. सबसे पहला कार्य जो मैनेजर करता है, उसके नाम से ही आप इजीली समझ सकते हैं कि वो टास्क को, एक्टिविटीज को, जॉब को मैनेज करता है। एंड एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम वो लोगों को यह बताता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हमें यह बताता है कि मैनेजर हैंडल्स अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स थिंग्स डन थ्रू सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर्स जनरली करते ये हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मैनेजर बोलता है कि यार मैं एक नया प्रोसेस चालू करना चाहूँगा, 1 करोड़ का बिजनेस मैं आपको हर महीने के एंड में ला करके दूंगा। उस समय वो 20 लोग को हायर करता है और उन 20 लोग को अकाउंटेबल बनाता है उस 1 करोड़ के बिजनेस के लिए। अब हुआ क्या, बड़े गौर से समझिए कि ये 20 लोग अकाउंटेबिलिटी पे खड़े उतरते हैं और मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ता है। सो इन 20 लोग की जवाबदारी किसकी है? मैनेजर की है। भैया मैनेजर को काम निकलवा करके देना है या फिर काम कंप्लीट करा के देना है। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिवनेस, इन सारे चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है? मैनेजर रखता है। हमेशा याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन पाथ की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, और मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। तो ये जनरली क्या करते हैं कि आपको उस सपोर्ट गोल के साथ में कॉमन गोल को मिलाने में मदद करते हैं। तब आप ये समझ जाइए कि मैनेजर बहुत बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स के हेड को अगर आप मिलाए तब आप ये समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट का हार्ट कैसा है। ठीक है, हेल्दी है या फिर कमज़ोर दिल वाला है। ठीक है, जल्दी डूब जाएगी कंपनी या फिर बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, बहुत लंबी जर्नी बनाने वाली है। रोल्स ऑफ मैनेजर या फिर मैनेजमेंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लेट 1960s की बात है। हेनरी, जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि यार मैं अपने बच्चों को बहुत कुछ पढ़ा तो रह रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ पे आकर के मैं अटक जाता हूँ। वो ये है कि भैया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर क्या रोल निभाता है। ये प्रश्न का उत्तर उन्हें कहीं पे भी नहीं मिल पाता और वो बोलते हैं कि इसके लिए सबसे अच्छा एक सोल्यूशन यही रहेगा कि मैं यूएस यानी अमेरिका में जो जो जगह है बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स के, उन सब के पास में जा करके इस डाटा को कलेक्ट करो और एक रिसर्च पेपर लिखो। तो उनकी मेहनत जो उन्होंने 1960 में की थी, वही मेहनत के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। एक ऐसी थ्योरी जिसने मैनेजमेंट को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, कंपनीज के लिए ब्लूप्रिंट बन गया मैनेजमेंट का। ठीक है, सो हेनरी के थ्योरी को आज समझने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप दिल थाम करके बैठे और इस थ्योरी को बेहतर तरीके से समझें। ठीक है, सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन स्टडी डन बाय हेनरी in the late 1960s,
ही क्लासिफाइड द मैनेजरियल रोल्स इन 3 ग्रुप्स, जिसे आप 3 कैटेगरी बोल सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 10 रोल्स। 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया और उन 3 कैटेगरीज में 10 अलग अलग रोल्स है जो मैनेजर निभाता है। इस टेबल को ज़रूर देखें, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैनेजमेंट रोल में ये 3 हिस्से हैं जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। सबसे पहला हिस्सा है इंटरपर्सनल रोल्स, फिगर हेड, लीडर, लियाइसन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंफॉर्मेशनल रोल्स सेकंड पार्ट में आता है, जिसमें सबसे पहला है मॉनिटर, सेकंड है डिसेमिनेटर, तीसरा है स्पोक्सपर्सन। डिसीजनल रोल्स में हम लोग बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। सबसे पहले हमारे सामने आता है इंटरपर्सनल रोल्स। होप सो हमको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। इंटरपर्सनल रोल्स क्या होता है? रिलेट टू एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद अदर पर्सन्स एंड पार्टीज ऑन फॉर्मल अथॉरिटी एंड स्टेटस। मान के चलिए आप अपने दोस्त को मिलने जाते हैं, तब आप कैसे मिलेंगे? फॉर्मली मिलेंगे या फिर इनफॉर्मल मिलेंगे? बोलेगा अरे यार तो बदल गया पूरी तरीके से, बड़ा फॉर्मल बोल रहा है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, हाय अभिलाष, आई एम प्रेम, आई एम सीनियर मैनेजर एट L&T एंड आई एम डूइंग दिस एंड दिस। आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे, राइट? आप जनरली उसके साथ में इनफॉर्मल वे में बात करेंगे। सो आपका रिलेशनशिप वहाँ पे कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है? इनफॉर्मल हो रहा है। लेकिन जब आप एक कंपनी में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तब आपको अपने रिलेशनशिप का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपने स्टेटस को और अपने ऑथोरिटी को ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करना होता है। ये रिलेशनशिप जनरली इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अच्छे से समझ पाएँ और आपका रिलेशनशिप आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए बड़ा काम आए आने वाले समय में। ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ मित्सबर्ग, मैनेजर स्पेंड्स, अब मैनेजर के समय के बारे में बताएं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे चाय पानी पीने वाला समय नहीं गिनवाया, कुछ बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताएं। पहला है अबाउट 45% ऑफ देयर कॉन्टैक्ट टाइम विथ पीयर। पीयर मतलब कौन हो गए? बराबर वाले हो गए। कई बार होता है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक कंपनी में होते हैं, आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं, आप मैनेजर हैं, तो आप जनरली जाते हैं दूसरे मैनेजर के पास में अगर आपके कुछ सजेशंस है या फिर आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है उसे पूछने के लिए। सो जनरली हमारा कांटेक्ट ज़्यादातर समय अपने बराबर वालों के साथ में होता है। ठीक है, आप अगर IIT में पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे IIT में ही अपने दोस्तों को बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज़ नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो ये समझ पाए कि इनसे मुझे आने वाले समय में क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, समझ जाइए, अगर आप बिजनेस में हैं तब कई बार आपको दूसरे डिपार्टमेंट से भी काम हो सकता है, तब वहाँ पे दूसरे पीयर्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आपका खुद का पीयर काम नहीं आएगा। ठीक है, सो ये आपको समझना चाहिए। दूसरा है अबाउट 45% विद पीपल आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। कई बार एक मैनेजर कोशिश ये करता है कि अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से समझ पाए। कई बार इन्वेस्टर को समझना चाहता है, उन लोगों को समझना चाहता है जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इनडायरेक्टली जुड़े हैं। ठीक है, सो 45% वो अपना समय निकालता है उन लोगों के लिए ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम बेहतर तरीके से सिखा सके और बेहतर और क्वालिटी सर्विसेज अपने कस्टमर तक पहुंचा सके। और सिर्फ 10% ही अपने सुपीरियर के साथ में समय बिताता है। देखिए, सुपीरियर के साथ में बैठेंगे तो पूरे दिन नंबर्स के बारे में बात करेगा या फिर बिजनेस के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में बात करेगा। तो वैसे भी डर करके मैनेजर उनके बाजू में नहीं बैठते हैं। देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन जनरली आप अपने सुपीरियर्स के साथ में नहीं बैठते बिकॉज एक्चुअली उनकी तरफ से ऑर्डर्स का फ्लो, इंस्ट्रक्शंस का फ्लो आता है। ठीक है, आप उनके साथ बैठेंगे तो आपके लिए सीखने के लिए कुछ होगा, लेकिन आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा आपके स्टाइल के हिसाब से और पीयर्स और आउटसाइडर्स को कांटेक्ट करके। अब सबसे पहला आता है इसमें, जो हमने पहले भी बात किया, अगर आप इससे पहले वाले पेज पे जाएंगे देखेंगे। सो हमने बात किया था इंटरपर्सनल रोल्स में हमारे सामने आता है फिगर हेड। ठीक है, सो फिगर हेड आप ये समझ जाइए कि आपका एक डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। आप उस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर आप उस डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे तो कोई काम अच्छे से नहीं हो पाएगा।
आप एक तरीके से उस डिपार्टमेंट के सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, और आप उस डिपार्टमेंट के लिए लाइबल भी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है। बाय वर्च्यू ऑफ द फॉर्मल ऑथोरिटी, जो हमने यहाँ पे बात किया, ठीक है, फॉर्मल ऑथोरिटी, मैनेजर मे बी द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट और ब्रांच। As the head of his unit, he performs a number of routines duties of a legal or social nature. सोशल नेचर, ये सारे के सारे सोशल नेचर थे, और जो हमने एग्जाम्पल्स के बारे में बात किया वो सारे सोशल नेचर थे। लीगल नेचर हो सकता है कि लॉयर के साथ में मिले, या फिर कोई लीगल टर्म्स है, कोई चीज़ें हैं आपके प्रोडक्ट के साथ में, उसको बेहतर समझने के लिए किसी लीगल पर्सन को आपने कॉन्टैक्ट किया, एडवोकेट्स को कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। तो जनरली फिगर हेड इन लोगों के साथ में अपने रेगुलर रूटीन वर्क को करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दे रखा है, ही चेयर्स इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, रिसीव्स VIPs विजिटिंग the organization and distributes medals and prizes to executives and employees in the organization program. अब देखिए, फॉर्मल ऑथोरिटी है तो उसके हिसाब से रिलेशनशिप भी वैसे ही रहेंगे। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे जिनमें इन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और कई बार ये ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो समझ पाए कि रिलेशनशिप बेहतर कैसे इस्टेब्लिश किया जा सके, और आने वाले समय में इनसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, यानी अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में भी मिलते हैं। एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम अपने पीयर्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में, जो आउटसाइडर है उनके साथ में, VIPs, बड़े बड़े लोगों को बुला करके उनके साथ में भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मैनेजर एक तरीके से समझ जाइए कि बिजनेसमैन ही है, ठीक है, बस उसके पास में ओनरशिप और शेयर्स नहीं है, ठीक है, लीगल राइट्स नहीं है ओनर वाले, बाकी मैनेजर लगभग ओनर का ही काम करता है सारा, ठीक है। यह शब्द तो आपने बहुत बार सुना है, लीडर, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। लीडर जनरली लोगों को इन्फ्लुएंस करता है अपने एक्टिविटीज़ की वजह से। वो क्या करता है, अ मैनेजर डायरेक्ट्स एंड मोटिवेट्स द स्टाफ टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ प्री सेट गोल। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा एक कॉमन गोल है, कॉमन डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें इस कंपनी को 100 करोड़ की कंपनी बनाना, ये हमारा कॉमन डायरेक्शन है। आप सपोर्ट गोल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अपने डायरेक्शन से भटकना नहीं है। तो प्री सेट गोल पे वो लोगों को मोटिवेटेड रखता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप लंबे समय से एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, काम करते हैं, आपका मोटिवेशन धीरे धीरे जाने लगता है। तो लीडर का काम यह है कि वो वहाँ पे खड़े होकर के लोगों को ये समझा सके कि भैया आपका क्या काम है और आप उसे कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। उसे इंस्पायर करता है, कुछ स्टोरीज बताता है, PPTs दिखाता है, कुछ लोगों की, बाहर के लोगों की स्टोरी सुनाता है, ताकि वो किसी भी तरीके से उन्हें मोटिवेट रख सके और उनके डायरेक्शन को बराबर कर सके, ठीक है। उनको कंट्रोल भी करता है। सारे एक्टिविटी जो जनरली हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं वो सारा वो काम करता है। लाइजन, ठीक है, शब्द थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुश्किल आता है कई बार, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इट्स ऑल अबाउट अ मैनेजर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज टाइम इन लाइजनिंग to communicate with others, especially the outsider. For this purpose, he meets different person and parties and try to develop fruitful relationship with them for mutual benefits. जो हमने कुछ देर पहले समझा, सिंपल एज दैट। वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है विद आउटसाइडर्स, ठीक है, खास करके जनरली वो लोगों के साथ में कम्युनिकेट करता है, लेकिन वो हमेशा इसलिए कम्युनिकेट करता है ताकि फ्रूटफुल रिलेशनशिप वहाँ पे बना सके, इस्टेब्लिश कर सके, लोगों को समझ सके, बिजनेस को ज़्यादा समझ सके और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके, ठीक है। जनरली वो अपने कस्टमर्स को भी रीच करता है, उनसे भी बातचीत करता है कि भैया आपको प्रोडक्ट में आखिर चाहिए क्या, वो क्या गोल्डन लूप होल है जो हम भूल चुके हैं लेकिन आपने नहीं भूला है, ठीक है, या फिर आपको हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास से सीक्रेटली मिल रहा है लेकिन हमारे से आपको नहीं मिल रहा है। उसे समझने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और जनरली आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया सबॉर्डिनेट्स आपके बेसिस पे काम करें, तो बहुत बड़ा हिस्सा रिलेशनशिप का आपको ही बिल्ड करना पड़ता है। इंफॉर्मेशनल रोल्स, ठीक है। सो देखिए, मैनेजर्स का एक बहुत बड़ा काम होता है कि वो अपने काम को या फिर अपने बिजनेस में आने वाले
सारे इनकमिंग और आउटगोइंग कम्युनिकेशंस को हैंडल कर सके। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशनल रोल्स आर कंसर्न विद मैनेजिंग इंफॉर्मेशंस इनकमिंग एंड आउटगोइंग इफेक्टिवली। उसका काम यह है कि जो भी कम्युनिकेशंस कंपनी में आ रहा है और जो भी कम्युनिकेशन कंपनी से बाहर जा रहा है वहाँ पे इफेक्टिवनेस बना रहे। वो बाहर जाएगा तो जनरली किसके साथ में मिलेगा, वो जनरली कस्टमर के साथ में मिलेगा। तो वो हमेशा यही इंश्योर करता है कि मेरा सबॉर्डिनेट अच्छे से कस्टमर के साथ में बात कर रहा है। कोई ग्रेवियंस आ गया बाहर से तो उस ग्रेवियंस को भी हैंडल करने का काम इनकमिंग बेसिस पे किया जाएगा, बिकॉज वो ग्रेवियंस तो हमारे पास में आएगा उठ करके, और उस समय उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे कंट्रोल करना और उसे हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। सो इन्फॉर्मेशनल रोल्स हमारे सामने आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अ मैनेजर्स develops a system wherein he is able to receive all relevant pieces of information from others and shares all relevant pieces of information to others as per the need of the situation. Managers generally एक सिस्टम बनाते हैं और हर एक मैनेजर का काम करने का तरीका अलग होता है और उन्हें पूरा फ्रीडम दिया जाता है। अगर आप एक मैनेजर कल के दिन में बन जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक स्पेशल छूट मिलती है कि आप अपने डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। कई बार आप पॉलिसीज से भी ऊपर उठ जाते हैं बिकॉज आपको एक काम को इफेक्टिवली करवाना है। सो यहाँ पे जनरली एक सिस्टम बनाया जाता है। सिस्टम हर एक इंसान अलग तरीके से बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मेरे मैनेजर जनरली क्या करते थे, वो एक सीनियर टीम लीडर को बुलाते थे किसी तरह के बिजनेस क्वेरीज़ के बारे में, उससे पूछते थे कि भैया कहाँ तक बिजनेस हुआ। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर ऊपर से आता था तो सीनियर मैनेजर उसे उठाता था और उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता था मैनेजर तक। मैनेजर उस कम्युनिकेशन को हैंडल करता था। ठीक है, फिर आउट गोइंग वो क्या करता था, कई बार रखता था जूनियर टीम लीडर्स को कि भैया इस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, या फिर एसोसिएट तक पहुंचा दिया कि भैया आपको इस तरीके से काम करना है। सो जनरली एक सिस्टम बनाता है, एक चैनल बनाता है जिसके थ्रू में कम्युनिकेशन अंदर और बाहर जा सके। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला आता है मॉनिटर। ठीक है, पूरा डेफिनेशन आपके सामने मैं रख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। ठीक है, मॉनिटर एक तरीके से कौन होता है क्लास का, वो इंसान जो काम को देखता है कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा है, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करता है। तो जनरली वो सारे एक्टिविटीज़ को हैंडल कंट्रोल करता है। ठीक है, मॉनिटर यही काम करते थे क्लास में, वैसे ही मैनेजर भी अपने टास्क को परफॉर्म करता है। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस अ मैनेजर रेगुलरली रिसीव्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई कस्टमर का ग्रेवियंस उठ करके आ गया फेसबुक पे, उसे मैनेज करने का काम किसका है, मैनेजर का। अब ये इंफॉर्मेशन भी मैनेजर तक आया। दूसरे तरफ पता चला कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और कस्टमर के साथ में बेहतर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे कम्युनिकेशन का, वो भी आपको देखना है। सेल्स आपके गिर रहे हैं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। सर्विसेज में इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आपको अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं और आपका काम है उसे कंट्रोल करने का, जैसे हमने यहाँ पे बात किया है इनकमिंग आउटगोइंग, इसे हैंडल करने का काम है। सो ही ऑलवेज रिमेन्स अलर्ट एज अ मॉनिटर। ठीक है, एज अ मॉनिटर जैसे क्लास वाला था वैसे ही आप समझ लीजिए। ठीक है, एंड कीप्स अ स्ट्रिक्ट eagle eye on all the events taking place inside or outside the organization, so that maximum benefit may be derived by taking proper and prompt action based on these developments. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे सामने में आ सकती हैं और हमारे सामने में कोई बहुत बड़ा रिस्क भी आ सकता है। सो मैनेजर को हमेशा अलर्ट रहना है, एज अ मॉनिटर देखते रहना है कि भैया क्या सारे इंफॉर्मेशन अंदर आ रहे हैं और क्या सारे इंफॉर्मेशन बाहर जा रहे हैं। जो भी चीज़ें बाहर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो क्या हो रहा है और क्या ऑर्गेनाइजेशन में अंदर आ रहा है। अच्छे हैबिट्स को एज एन अपॉर्चुनिटी उठाता है और अपने टीम में, अपने बिजनेस यूनिट में आगे कल्टीवेट करवाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बन जाता है मॉनिटर का। डिसीमिनेटर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे समझाता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। एक बार क्या हुआ कि एक कस्टमर का क्वायरी आया और उसने बोला कि भैया मेरे को ये प्रोडक्ट में इशू नज़र आ रहा है और आपके जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने बताया कि भैया ये प्रोडक्ट के साथ में एड ऑन मिलेगा, लेकिन उसे मिला नहीं था। तब मैनेजर क्या करते हैं,
तुरंत उसके टीम लीडर को कांटेक्ट करते हैं और उसे बोलते हैं कि आप अपने सबऑर्डिनेट को बताओ कि भैया यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कस्टमर बोल रहा है ऐसा हुआ है और उसने कुछ और काम किया है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि आप एज अ मैनेजर उस इंफॉर्मेशन को नीचे तक पहुँचा रहे हैं या फिर उस सोर्स तक पहुँचा रहे हैं जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सोर्स हमेशा नीचे का ही हो, वो कभी कभी अपवर्ड भी हो सकता है, या फिर आपके बराबर में किसी और डिपार्टमेंट का भी आपके पास में क्वेरी उठ के आ सकता है। उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम किसका है? मैनेजर का है। ठीक है। एज आर डिसेमिनेटर, अ मैनेजर ट्रांसफर द रिसीव्ड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीम लीडर को कॉन्टैक्ट किया और उसने सबऑर्डिनेट्स के साथ में बातचीत की। तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन उस तक रिसीव होता है उसे पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में फ्लो करा देता है जहां पे उसे पहुंचना चाहिए। अगला है स्पोक्स पर्सन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैनेजर हमेशा एक सेलिब्रिटी बन करके रहता है। तो जो भी डिपार्टमेंट की बातचीत होगी, सामने कौन खड़ा होगा? डिपार्टमेंट के मैनेजर खड़ा होगा। सेनापति सेना के सामने खड़ा होगा। ठीक है। सेना का काम है अकाउंटेबल रहने का, सेनापति का काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाने का, कि भैया इतने लोगों को तो आज खत्म कर देना है युद्ध में। ठीक है। तो उसी तरीके से आपका भी काम है यहाँ पे। इन द रोल ऑफ स्पोक्स पर्सन, अ मैनेजर ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर on organization plans, policies, actions and results. In brief, he speaks to others on behalf of the organization on different occasions. बात आती है नुकसान की तो वो भी सामने रखता है, बात आती है फायदे की तो वो भी रखता है सामने में। ठीक है। जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। स्पोक्स पर्सन में जनरली आप क्या कर रहे हैं? एक 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 पॉलिसी, एक एक्शन, एक रिजल्ट जो आपके डिपार्टमेंट में या फिर आपके बीओ में टेक प्लेस करता है, उसे एक आउटसाइडर को बताते हैं। जनरली ये आउटसाइडर कोई और नहीं होता, आपके कस्टमर्स होते हैं या तो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो जनरली आपके आउटसाइडर्स हैं और इन्हें आपके इस नॉलेज में, आपके इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे को मेरा काम करवाना है या फिर मेरा फ़ायदा यहाँ से निकलवाना है। ठीक है। सो अलग अलग प्रोसेस के बेसिस पे अलग अलग मैनेजर्स सामने आकर के अपने डाटा को रखते हैं। आउटसाइडर के सामने में, कई बार इनसाइडर के सामने में भी रखते हैं। कौन हो सकता है इनसाइडर में? सीईओ हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया, उसके सामने में भी अपने डाटा को रख सकता है। सो ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्पोक्स पर्सन। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑल अबाउट डिसीजनल रोल्स। ठीक है। आपको मालूम है कि आपको कई बार डिसीजंस लेने पड़ेंगे एज अ मैनेजर किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। वो कुछ भी हो सकता है जो आपके सामने में आया, कोई सर्कमस्टांसेस, कोई सिचुएशन आ गया, उसके बेसिस पे आपको अपने डिपार्टमेंट के लिए एज अ सेनापति डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। सो अ मैनेजर हैज़ टू कंटिन्यूसली मेक डिसीजंस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि एक बार एक पॉलिसी में एक प्रॉब्लम आ गया और उस प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर डिमांड कर रहा था सामने से कि भैया मुझे 1 लाख का कंपनसेशन चाहिए। अब इस 1 लाख के कंपनसेशन को देने के लिए पैसे तो है नहीं हमारी जेब में। अब उस समय हमने मैनेजर को कांटेक्ट किया। मैनेजर हमें बताते हैं कि आप एक काम करो कि आप उस कस्टमर को बोलो कि सर देखो, कंपनसेशन इसमें आपको 1 लाख रुपीज़ का नहीं मिल पाएगा, आपको 20,000 मिल पाएगा एज पर द रूल अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। बिकॉज आपकी तरफ से भी इंफॉर्मेशन में ये इश्यूज़ आ रहे हैं और हमारी तरफ से भी इंफॉर्मेशन में ये इशू रहा। तो यहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस आया कि सामने कस्टमर आपसे कंपनसेशन एक अमाउंट मांग रहा है, लेकिन मैनेजर ने बड़े अच्छे से उसे डील किया है। एज अ लीडर आपको कई बार फैसला लेना पड़ता है बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों का। सो डिसीजन उन्होंने लिया कि इस समय के दौरान में ऐसा काम करना चाहिए। तो एज अ मैनेजर आपको कई बार अपने सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना पड़ेगा, और वो डिसीजंस कई बार अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है और रिस्क भी बन सकता है आपके डिपार्टमेंट के लिए। तो एक बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आपके डिसीजंस लोग के सामने में आते हैं, आउटसाइडर के सामने में आते हैं, इनसाइडर पीयर्स के सामने में आते हैं, इन्वेस्टर्स के सामने आते हैं और आपके सबऑर्डिनेट्स के सामने में आते हैं। सो 4 डिसीजंस जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला डिसीजन है एंटरप्रेन्योर। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा और इसके पीछे में
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हमारे सामने में आती है कि मैनेजर भी एंटरप्रेन्योर कहलाता है। इससे बेहतर समझने के लिए आप पहले एक वीडियो में चले जाइए जहाँ पे मैंने बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिफरेंसेस के बारे में बताया है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो नए कॉन्सेप्ट पे, नए आइडिया पे काम करता है। सो मैनेजर्स भी कई बार एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। देखिए, उनके हाथ में एक डिपार्टमेंट है और उन्हें मालूम है कि इस डिपार्टमेंट का सारा बागडोर उसके हाथ में है, तो उसे कई बार क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ती है उन चीज़ों के लिए जो उसकी कंपनी के लिए या फिर उसके बिजनेस यूनिट के लिए एक फ़ायदे का सौदा बन सकता है। सो मैनेजर सर्चेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड इनिशिएट्स प्रोजेक्ट टू ब्रिंग चेंज। कोई चेंज है जो आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको लेने के लिए आपका जो मैनेजर है वो हमेशा तत्पर रहेगा। इन अदर वर्ड्स, he dreams about the development of his organization, prepares plans accordingly, makes arrangement of the required resources of the successful execution of such plans. So, दूसरी भाषाओं में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, मैं उर्दू या फिर किसी और भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब दूसरे तरीके से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, सो ही ड्रीम्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। उसके दिमाग में बस यही है कि मेरा बिजनेस यूनिट बाकियों से ऊपर हो, ठीक है, कंपिटेंट बिजनेस यूनिट में खड़ा कर सकूं, डिवीजन खड़ा कर सकूं। प्लान्स बनाता है उसके लिए, ठीक है, अरेंजमेंट्स बनाता है, जहां से भी उसको ज़रूरत पड़े, कोई रिसोर्स उसे समझ में आता है, उसके थ्रू में कोई अरेंजमेंट जो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए कर सके, उस पर काम करता है। वो उन सारी चीज़ों पे ध्यान देता है जहां पे उसके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो सकता है या फिर उसके बिजनेस यूनिट को फ़ायदा हो सकता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर। अब हुआ ऐसा कि आपका जो बीयू है उसमें सब लोग उठ करके चले गए आपके अगेंस्ट में स्ट्राइक करने के लिए। सो अब इसको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसको इसे हैंडल करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, आपके हाथ में बागडोर है, आप मैनेजर हैं, आप सेनापति हैं, आपकी सेना आपसे दूर भागे है, तो आपको उन्हें मनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सो डिस्टर्बेंस हैंडलर में कई बार आपके सामने में कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं, उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। As per Mitzelberg, a manager is responsible for corrective action when organization faces important and unexpected disturbances. ये कुछ भी हो सकता है जो आपके सामने में आ जाए, स्ट्राइक आ जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, कंपनी में कोई मशीन टूट गई या फिर कोई प्लांट में दिक्कत आ गया या फिर आपके फ्लोर पे किसी तरह का पंगा हो गया, फायर आग लग गई, थेफ्ट हो गया, कोई भी ऐसी समस्या जो आपके सामने में आती है, वो डिस्टर्बेंस है। समझ आइए, डिस्टर्बेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपके लिए एक हर्डल है, तो उस हर्डल को हैंडल करने का काम किसका होगा? मैनेजर का होगा। As a disturbance handler, a manager makes efforts to resolve the issue so that the organization continues to work peacefully. भैया, शांति भरा ऑर्गेनाइजेशन हर एक इंसान को चाहिए। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो चाहता है कि भैया ज़िंदगी भंग हो जाए, ठीक है, मैं कहीं पे पड़ा रहूं, मेरे लोग कहीं पे पड़े रहे, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर एक इंसान चाहता है एक पीसफुल लाइफ, एक बेहतर ज़िंदगी और एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस यूनिट। डिस्टर्बेंस हैंडलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार उसे स्ट्रिक्ट होकर के अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लोगों के सामने में प्रेजेंट करना होगा अपने डिसीजंस को। तीसरा आता है रिसोर्स एलोकेशन या फिर रिसोर्स एलोकेटर। एज पर हेनरी, manager distributes the available resources of the organization among various departments and positions so as to ensure their maximum utilization. देखिए, मित्सबर्ग बहुत सोचते थे। जब वो मैनेजर्स के बीच में बैठे तो उन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया नोटिस की कि मैनेजर बार बार अलग अलग रिसोर्सेज को कांटेक्ट कर रहे हैं जहां से भी उनके प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जा सके, बीयू को बेहतर बनाया जा सके। कई बार मैनेजर्स बाहर से बुला रहे थे ट्रेनिंग हेड्स को, ट्रेनर्स को बुला रहे थे जो उनके लोगों को ट्रेनिंग दे सके कि उस प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जा सके। सो हर एक वो तरीका, हर एक वो रिसोर्स जिसकी मदद से आप अपने बीयू को बेहतर बना सके, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि डिफरेंट
जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफरेंट जो मैनेजमेंट है, उसमें हमें बेहतर यूटिलाइजेशन करना है किसी भी रिसोर्स का। हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में टीम लीडर है, तो टीम लीडर के लिए एक अलग ट्रेनिंग आपने ऑर्गेनाइज कराई। आपके अंदर में सबॉर्डिनेट्स है, उसके नीचे वाले जो लोग हैं उनको आपको उठा करके डालना है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी वाली ट्रेनिंग में। हो सकता है कि आप इन सब के साथ में एक नए चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भैया हेडफोन्स इनके पास में अच्छे नहीं हैं, तो हेडफोन्स इनके पास में अच्छे आ जाए, और आपको पता चले कि मार्केट में एक ऑलरेडी बहुत चीप में बड़ा अच्छा क्वालिटी का हेडफोन मिल रहा है, तो आपने उनको हेडफोन्स प्रोवाइड करा दिया। कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो ऊपर से नीचे आपकी तरफ आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या तो बाहर से आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आए। सो रिसोर्स एलोकेटर जहाँ से आया, रिसोर्स से हमें कुछ भी मिला तो हमने उसे एलोकेट कर दिया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, या फिर डिफरेंट सेक्शन ही जो आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर में बने हुए हैं। अब आता है नेगोशिएटर। अ मैनेजर टेक्स अप the burning issues on behalf of the organization and discuss the same with the concerned parties inside or outside the organization to ensure rapid growth of the organization. नेगोशिएशन स्किल्स मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार वो सैलरी भी अच्छा उठा लेते हैं इसकी वजह से, ठीक है। सो खास बात यह है कि अगर आप एक नेगोशिएटर हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो इसमें बेहतर कर सकते हैं, तब आप अपने एग्जीक्यूटिव से भी अच्छा काम करवा सकते हैं। आपने बोला कि भैया इस सैटरडे को हम कोई भी ऑफ नहीं लेंगे, आपके एग्जीक्यूटिव तुरंत चिल्ला के बोलते सर ऐसा कैसे, सर मेरे को तो पार्टी में जाना है, सर हमारे ऑलरेडी प्लान बने हुए हैं। यार समझो, इस बार हमने बिजनेस बहुत कम किया है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमें इस बिजनेस को ऊपर उठाना है। आप सब लोग इस कंपनी का हिस्सा है, और हम सब लोगों को मिलकर के ही इस कंपनी को दूसरे लेवल पे लेकर के जाना है। अगर हमारा बीयू ऊपर आएगा, नज़र आएगा, तो सीधी बात है हमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। अब आपने भैया नेगोशिएशन कर लिया बेनिफिट्स के बिहाफ पे। हुआ ये कि आपके एग्जीक्यूटिव्स आपके साथ में इन बेनिफिट्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मान जाते हैं और आपके साथ में सैटरडे को रुक जाते हैं। सो एक बेहतर आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, नेगोशिएटर बनना पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी आ चुकी है कि इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ज़रूरी यह है कि आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें। मैं नहीं चाहूँगा कि एक बार देखें, 3 से 4 बार टेक डालें। और जब आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे, तब आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठना चालू हो जाएगी। और उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त वगैरह भी इससे कुछ ना कुछ सीखे, कोई फ्रेंड आपका जो बिज़नेस कर रहा है तो उसे समझ में आ जाए, या फिर कोई मैनेजर पे बैठा है या फिर मैनेजर बनने के बारे में ख्वाब सोचता है, तब आप उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसकी मदद हो पाए और आपकी भी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।